तो मेदो रोग के तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। मेदो का इटसेल्फ देखोगे तो चरक वगैरह में कोई स्वतंत्र चैप्टर नहीं है, लेकिन माधव निदान में अलग से दे रखा है। चरक ने जो है अष्टनिंदित जहाँ पर पुरुष दे रखे हैं, वहाँ पर मेद सार के अंदर में मतलब मेदो पुरुष जो होता है जिसका मेद बहुत बढ़ जाता है, तो उनके साथ में ये चीज़ दे रखा है। अदरवाइज चरक ने अलग से चैप्टर नहीं दे रखा है। इस बात को याद रखना कि मेदो रोग का चरक ने अलग से चैप्टर वगैरह नहीं दे रखा है। लेकिन अति स्थूलता जहाँ वर्णन किया है चरक सूत्र 21 में, तो चरक सूत्र 21 में ये दे रखा हुआ है, ठीक है। और माधव निदान में जो है प्रमेह रोग के तुरंत बाद मेदो रोग का आया है, क्योंकि प्रमेह में जो दुष्य आते हैं 10 दुष्य जो होते हैं, उस 10 दुष्य में एक मेद आता है, और मेद काफ़ी बड़ा होता है, मतलब कि मेद को मेन दुष्य माना जाता है। तो प्रमेह के 10 दुष्य होते हैं। पहली बात तो ये याद रखा करिए। दूसरी बात, उसमें मेन दुष्य जो बोला जाता है मेद को बोला जाता है। और जो मेद वाला परेशानी जिन लोग के साथ होती है, तो उनको पता है कि आपको मेद का मल होता है स्वेद। तो जिन लोग के शरीर से स्मेल आती है, मतलब यहाँ से मैं एक बात और बता दूँ, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा मेल पेशेंट भी आ सकता है, फीमेल पेशेंट भी आ सकती है, या लोग कॉन्शियस होते हैं। हालांकि आज की डेट में आपको पता है कि हर कोई डीओ वगैरह यूज़ करता है, बट तब पर भी आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराना चाहते हो तो उसमें मेदोपाचक वगैरह देंगे। और भी देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें और बढ़िया, मतलब दीपन पाचन लोमन के अलावा अगर आप मेदोपाचक दे दोगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। और स्वेद व स्रोतस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका पसीना जो आ रहा है उस पसीने को रोकेंगे, उस पसीने में किस वजह से स्मेल आ रही है उस पर काम करना है, ठीक है। कभी भी ये काम मत किया करिए कि परेशानी है तो हमने रोक दिया, जैसे एलोपैथी वाले करते हैं, और फिर बाद में वही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ देती हैं। जो हेतु बोला जाता है मेदो रोग का या ओबेसिटी का, वो मेन हेतु यही होता है, व्यायाम का अभाव होता है। जो लोग फिजिकल वर्क नहीं करते हैं उनके साथ होता है। कफवर्धक आहार विहार करते हैं, जैसे आज की सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब फिजिकल वर्क न के बराबर है, और सारा उल्टा पुल्टा गुरु पदार्थ खाते रहते हैं, हाई कैलोरीफिक डाइट जिसको आप कह सकते हो, और बैठे बैठे खाना पीना, दिवासन करना, ये सारे जो होते हैं मेनली हेतु होते हैं। और मेद के केस में आपने और पढ़ा हुआ कि मेदसार जो पुरुष होते हैं उनको भूख बहुत लगती है, तो इसलिए और खाते रहते हैं और मोटापा बढ़ता रहता है। और मैंने ऐसे कई सारे लोग को देखा हुआ है। ये नहीं होता कि उनका अमाउंट ज़्यादा होगा, कुछ लोग का अमाउंट ज़्यादा नहीं होता, मतलब रोटी तो ठीक ठाक ही खाते हैं, बट मार्केट वार्केट गए तो पता चला जहाँ पर हम और आप एक मैगी मान लो खाएंगे, हालांकि मैं तो ये सब चीज़ें नहीं खाती हूँ, 2-2 3-3 खा जाएंगे, और भी चीज़ें इसी तरह की अटर पटर चटर खाते रहेंगे, जिसकी वजह से उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है। और अधिक आहार लेगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है विस्माग्नि होगी, अग्नि मंद हो जाएगी, क्योंकि जब ज़्यादा अग्नि मतलब मंद होती है, जब ज़्यादा उल्टा पुल्टा आप सब खाते हो तो उससे क्या होता है, अग्नि मंद हो जाती है। तो अग्नि मंद हो जाएगी तो इटसेल्फ सारी बीमारियों की जड़ तो वैसे ही बन जाती है। तो एक चीज़ ऐसी है। दूसरी बात है कि मॉडर्न के हिसाब से सोचोगे तो एडिपोज फैट टिश्यू जो होते हैं बच्चों में, बड़ों में भी जो बहुत मोटे होते हैं वहाँ पर रह जाता है, तो काफ़ी फैट का संचय हो जाता है। इसीलिए ओबेसिटी के पेशेंट्स को आप LFT RFT के अलावा लिपिड प्रोफाइल जरूर कराते हो, क्योंकि जहाँ पर भी मोटापा होता है वहाँ पर कुछ बीमारियाँ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाई BP है, कार्डियक पेशेंट है, डायबिटीज़ है, ये सब होने के सारे चीज़ें हो जाती है। कुछ लोग को फैमिली हिस्ट्री होता है, उनके घर में सुनोगे भैया हमारे घर में तो सब मोटे हैं, तो सहज में दस होता है, दैट इज जेनेटिक हेरिडिटरी, जेनेटिक एंड हेरिडिटरी वाला हिसाब किताब हो गया। तो ओबेसिटी का अगर चैप्टर के ऊपर नाम देखोगे तो रामहिंद सर ने लिखा है ओबेसिटी या लिपिड डिसऑर्डर्स, मतलब लिपिड प्रोफाइल कराना ही कराना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम आयुर्वेद वालों के पास पेशेंट आता है तो हम सोचते हैं पर्टिकुलर टेस्ट कौन से कराएं, तो हमेशा ये याद रखो, हमेशा CBC LFT RFT और लिपिड प्रोफाइल इतना जरूर करा लेना चाहिए। और थोड़ा बहुत भी लगता है तो यूरिन का टेस्ट सस्ता होता है कि यूरिन करा लो। ज़्यादा मोटापे वटापे वाला केस आता है तो उस केस में थायराइड भी करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर थायराइड फंक्शन ठीक नहीं है। इन द केस ऑफ फीमेल क्या होता है कि एक अल्ट्रासाउंड भी जरूर कराना चाहिए। PCOD वगैरह के केस में भी आपको मोटे PCOD की भी पेशेंट मिलती है। हालांकि PCOD की जो पेशेंट होती है, बच्चियाँ होती हैं, उनके चेहरे से दिखता है, बट वो जब सिंड्रोम वाली कंडीशन होती है तब तो फेस से दिखता है, हर किसी का फेस नहीं दिखा पता चलता है। कुछ लोग की जो बाजुएं बहुत मोटी होती है, फीमेल के केस में बात कर रही हूँ, वहाँ पर भी आपको PCOD का देखना चाहिए केस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एक होता है लुक से। फिर अपत्यज मतलब जो लोग उल्टा पुल्टा खाते हैं तो उनके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। फिर उसके बाद में अगर आप आगे बात करोगे तो आगे बात करने में ये चीज़ें इसमें, और कुछ लोग में कहता है कि ग्लैंड्स जो होती है उनका प्रॉपर सिक्रेशंस नहीं हो रहे होते, इसलिए मैंने बोला थायराइड कराइए, तो TFT आप करा लो, थायराइड फंक्शन टेस्ट पूरा करा लो। पिट्यूटरी एड्रिनल और टेस्टिस के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर थायराइड वगैरह नहीं निकलता है और कुछ पेशेंट्स अगर अफोर्डेबिलिटी अच्छी है तो उनको ये सब वाले भी जो टेस्ट हैं वो सभी आप करा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग MRI वगैरह तक भी कराते हैं, लेकिन वहाँ पर और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हालांकि सिर्फ ओबेसिटी के अंदर नहीं कराने की जरूरत होती है। जैसे कभी कोई
पेशेंट्स ऐसा जाती है कि अभी अनमैरिड है तो लैक्टेशन शुरू हो गया कुछ इस तरह का, वहाँ पिट्यूटरी का पता प्रोलैक्टिन से कनेक्शंस रहता है, तो इस वजह से वो सब सारे टेस्ट FSH LH वगैरह सब कुछ कराया जाता है। जो इसका रेफरेंस है चरक सूत्र 21 अभी आपने बताया, अष्टनिंदित ही है, अष्टनिंदित पुरुष के बारे में वर्णन है, वहाँ पर एक मेदो पुरुष का भी है। फिर सुश्रुत का सूत्र स्थान 15 में है, अष्टांग संग्रह का सूत्र स्थान 24 है, और माधव निदान जी ने तो पूरा एक चैप्टर ही दे दिया 34 चैप्टर, दैट इज मेदो रोग निदानम, और मेदो रोग निदानम आपके प्रमेय के बाद है। निदान में सहज और कुलज विकार होते हैं, जो है बायोहेरिडिटरी या जेनेटिक के कॉम्बो में आया हुआ है, और साथ में अपथ्य आहार विहार की वजह से जो आया हुआ है। मतलब कुछ लोग में जेनेटिक लेवल पर है, हालांकि जेनेटिक लेवल पर भी ऐसा नहीं है ठीक नहीं किया जा सकता। जेनेटिक लेवल पर भी जिन लोग के यहाँ प्रॉब्लम होती है उनका, क्योंकि एक जैसा थॉट प्रोसेस होता है, एक जैसा लाइफस्टाइल होता है, अधिकतर सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है और बहुत हैवी खाने पीने का होता है, तो उन सारी चीज़ों पर जब आप काम करते हैं तो उनको कवर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप उनको पूरी तरीके से इग्नोर कर मानेंगे, बट दैट कैन बी ट्रीटेबल। एलोपैथी वाले बोल देंगे नहीं ट्रीटेबल है, लेकिन आयुर्वेद में ट्रीटेबल है चीज़ें। पेशेंट की इच्छा शक्ति पर बहुत डिपेंड करता है कि कितना वो निदान परिवर्जन कर पाता है। तो ये सब सारे दुनिया भर के उल्टे उल्टे निदान होगा, सेवन करेगा तो उससे अत्यधिक मधुर स्निग्ध अम्ल रस की अन्न रस की उत्पत्ति होगी, उससे मेदो वृद्धि होगी, और जब मेद ज़्यादा बनेगा तो पक्का सी बात है उससे स्रोतों का अवरोध होगा, स्रोतों का अवरोध होने से वायु की वृद्धि होती है, और फिर वो इंटेस्टाइन में वायु जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो अग्नि की वृद्धि करेगी, लेकिन वो प्रॉपर अग्नि नहीं होती है, वो विस्माग्नि होती है। तो जब वो अग्नि की वृद्धि करेगी तो ऑब्वियस बात है पेशेंट को खाने की क्रेविंग बहुत होगी। तो आपने बहुत सारे मोटे लोग को देखा है कि वो दिन भर खाते रहते हैं, मतलब वो बार बार उनको मुंह चलाने की आदत होती है, उस वजह से भी मोटे होते हैं। तो हम लोग कई बार बोलते हैं कि भाई इनका साइकोलॉजिकल है, इनको कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब एक तरफ वो मोटे हैं और एक तरफ उनके दिन भर मुँह चलता रहता है। तो मैंने इस तरह के पेशेंट्स देखे हैं जिन लोग के साथ ये प्रॉब्लम रही, तो उनका साइकोलॉजिकल भी डील करना पड़ता है, मीन्स आपको उनके मनोवश स्रोतस पर भी काम करना पड़ता है। मनोवश स्रोतस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अभी जैसे मैं एक पेशेंट देख रही हूँ, मतलब उस पेशेंट को भी देखे हुए मुझे शायद 15 दिन नहीं हो गए, लेकिन वो 15-20 बार कॉल कर चुका है। मैं परेशान हो चुकी हूँ कि इतना ज़्यादा, क्योंकि उसको मैंने बोला, मेरे को गुस्सा लग गई तो मैंने बोला भाई एलोपैथी में दिखाया है, तो बोलता है कि वहाँ वाले तो डिप्रेशन की दवा दे देते हैं। तो मेरे को गुस्सा लग गई थी तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा वो सही करते हैं। और पहले मैंने उसको 1 ईयर बोला था रुकने के लिए, अभी मैंने उसको बोला भाई तू अगर 25-30 साल का तो 2.5-3 साल रुकने को तैयार हो जाओ। मीन्स वही प्रॉब्लम है उसका, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज की वजह से, मास्टरबेशन करने की वजह से प्रॉब्लम हो गई है। तो अभी हालत जब ज़्यादा ख़राब है तो दुखी करके रखा है पेशेंट। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर बीमारी में भी आपको मनोवश स्रोतस के ऊपर ज़रूर काम करना है, ठीक है। तो फिर एक ये चीज़ होता है, दूसरा एक होता है कि मेद से स्रोतावरोध होता है, तो और धातुओं का पोषण नहीं होता, सिर्फ मेद का पोषण होता है, तो उससे सिर्फ मेद बढ़ेगा तो उससे मेदो रोग उत्पत्ति होती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपने पढ़ी हैं। फिर उसके अलावा आपने पढ़ा है कि संप्राप्ति घटक की अगर बात करें तो इसमें दोष मेनली जो होगा कफ प्रधान दोष होगा, दूसरे जो होता है मेद होता है, अधिष्ठान में सर्वशरीर है। और जो आयुर्वेद का क्लियर फीचर है कि नितंब उदर स्तन, और जब चलेंगे, मतलब अगर कोई भी फीमेल है, मेरे ख्याल से आज सारे ही आप लोग फीमेल ही सिर्फ ज्वाइन करें, तो मैं आपको बता दूं अगर कोई इंसान चलता है उसकी चेस्ट अच्छी खासी हिलती है तो वो समझ लो ओबीज है। हालांकि आजकल एक सिस्टम चला है कि जिनका बहुत अच्छा चेस्ट का साइज होता है तो उसको अच्छा माना जाता है, मैं उसको अच्छा नहीं मानती, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से सिस्टम क्या है कि जिन लोग का अगर ब्रेस्ट बहुत बड़ी होती है तो अधिकतर उनको पीरियड की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आयुर्वेद में साफ साफ लिखा है कि पोषण जो होना था नीचे नहीं हुआ, ऊपर हो गया पूरा, वो सारे दोष ऊपर आकर इकट्ठा हो गए। तो अगर चलते फिरते वक्त में पेट हिलता है, ब्रेस्ट हिलती है, पीछे से हिप हिलती हुई चलती देखती है, कुछ लोग का होता है, लड़कियों का खास करके, तो अब पक्का सी बात है ओबेसिटी है, वो मीन्स यू हैव टू स्लिम एंड ट्रिम, आपको पतला होना पड़ेगा। स्लिम एंड ट्रिम का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल डंडा हो जाने की मैं बात करूँ, एक आइडियल वेट जैसा होना चाहिए। आपको अपने आयुर्वेद के हिसाब से पता है कि वात प्रकृति वाला अगर कोई इंसान होगा, अगर फीमेल होगी तो दुबली पतली ही रहेगी, पित्त वाला ठीक ठाक सा रहता है, कफ वाला थोड़ा सा बल्कि दिखता है, लेकिन वो होना अलग सी चीज़ होता है। और एक प्रॉपर चलते हैं, मैं आपको इस वजह से भी बता पा रही हूँ, आज से 30-35 साल पहले मैंने एक बच्ची को देखा था, शी वॉज हार्डली इन 7th और 8th स्टैंडर्ड, उसकी ब्रेस्ट साइज इतनी हैवी थी कि वो जब चलती थी तो पूरा उसका हिलता डुलता था। तो लोगों ने ट्रीटमेंट नहीं कराया था उस वक्त, और बहुत मोटी नहीं थी, ठीक ठीक सी मोटी थी, बट ब्रेस्ट साइज उसकी बहुत ही हैवी थी, तो वहाँ पर ख्याल रखने की ज़रूरत है। और तब खुद ही मैं +2 में थी तो मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी, बट आज भी मुझे वो केस याद है। तो ऐसे सारे केसेस में क्या होता है कि
आपको मालूम है कि ओबेसिटी के लिए उद्धर्तन बहुत बढ़िया काम करता है, बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। तो ये सब आप कह सकते हो त्रिफला चूर्ण से कर सकते हो, आप त्रिकटु के उससे पाउडर से भी किया जा सकता है। तो उपटन के लिए सब सारी चीज़ें त्रयोषण वगैरह मतलब त्रिकटु वगैरह यूज होता है, त्रिफला वगैरह होता है। रुक्ष उद्धर्तन जब आप करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में करते हो तो उससे इंसान पतला होता है। तो वहाँ पर उस पेशेंट को सब सारी चीज़ें कराने की ज़रूरत है, साथ में उसकी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा अलग तरीके से खेलने कूदने के लिए करना होता है, क्योंकि उसकी हाइट भी कम थी बच्चे की, जितना मुझे अभी भी याद है। स्रोतस में मेदोगा स्रोतस होता है, और मेदोगा स्रोतस का अगर मूल आपको याद हो तो वृक्क और वपामहन जो होता है मेदोगा स्रोतस का मूल होता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से भी अगर आप देख लोगे तो ओबीस पेशेंट को किडनी की भी ट्रबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए डायबिटीज वगैरह सारे कनेक्टेड हो जाते हैं। और व्याधि में संतर्पण जन है, अब तर्पण से आपको पता है कभी भी मोटापा नहीं होता है। तो इसका रूप में क्या होता है, असक्ता सर्वकर्मसु मतलब इनएबिलिटी टू वर्क। मोटे लोग को अधिकतर बोला जाता है कि भाई उनसे काम ज़्यादा नहीं हो पाता है, थोड़ा सा भी काम करते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है, दैट इज क्षुद्र स्वाद, दैट इज डिस्पनिया अनएग्जर्शन, तृष्णा मोह निद्रा थर्स्ट स्लीपीनेस लेजीनेस हमेशा लिथर्जी से फील करते हैं। श्वासावरोध होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और लॉस ऑफ टोन होता है, अंग शैथिल्य होता है। मतलब जो मस्कुलर टोन होनी चाहिए वो मसल टोन नहीं होती है। जैसे मैंने मेल के केस में या फीमेल के केस में देखो तो बहुत कह सकते हो ना, छोटे से बच्चे जैसे डिपोज फैट जैसा उनका बॉडी बिल्कुल दिखता है, टोन्ड बॉडी नहीं होती है। एक्सेसिव एपेटाइट होगी, भूख ज़्यादा लगती है और श्वेत ज़्यादा निकलता है, शरीर दुर्गंध होता है, एक अलग तरह का ऑर्डर होता है, स्मेल रहती है। तो वो चीज़ें भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। हालांकि आजकल बहुत सारे लोग पतले लोग के साथ भी मैंने देखा हुआ है। क्यों होता है, क्योंकि लोगों का खान पान भी कुछ इस तरह का है, अगर बहुत मोटे नहीं है तो भी उनको एक स्मेल वाली प्रॉब्लम रहती है। और जो लोग अपने कपड़े डेली वॉश करके नहीं पहनेंगे वहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी वजह होती है, बट ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ी वजह होती है बॉडी स्मेल की। अल्प प्राण शक्ति होती है, अल्प मैथुन शक्ति होती है। ऑब्वियस बात है, इंसान इतना मोटा है अपने आप को ही नहीं कर पा रहा तो क्या इन सारे कामों को करूँगा। और उधर की विशेष वृद्धि होती है, तो बल्जिंग ऑफ एब्डोमेन, पेट निकला होता है दूर से इंसान, और कोई अधिकतर हम मोटे लोग को कैसे पहचानते हैं, उनका पेट निकला होता है। उत्साह की हानि होती है, मतलब उनके अंदर उतना एनर्जेटिक्स नहीं होता, हर बात में रेयर ही हो कोई मोटा इंसान होगा बड़ा उत्साह वाला देखा होगा आपने, अदरवाइज बिल्कुल डल से पड़े रहते हैं। और डिसफिगरमेंट होता है, एक जो बॉडी का प्रोपोर्शन होना चाहिए, प्रोपोर्शन ऑब्वियस सी बात है लॉस हो गया जब आधा पेट निकल जाता है। जैसे मैं कहती हूँ कि कोई इंसान चाहे जितना मतलब सुंदर सा हो, अगर उसका पेट निकला होता है आधे स्मार्टनेस वहीं चली जाती है। या जो लोग बड़े सुंदर से होते हैं, सुंदर का मतलब इन द प्रोपोर्शन, बॉडी प्रोपोर्शन की मैं बात कर रही हूँ, अगर उनका बॉडी का प्रोपोर्शन सही होता है तो वो हल्का सा भी कपड़ा पहन लेते हैं, मतलब सस्ते कपड़े पहनते हैं तो भी अच्छे लगते हैं। और कोई इंसान अगर थोड़ा सा ज़्यादा मोटा सा हो गया या बॉडी डिस्टार्टेड हो जाती है तो बहुत महंगे महंगे कपड़े भी पहनो तो भी वो लुक नहीं आता है। क्योंकि फीमेल सारे आप ज्वाइन हो तो आपने खुद ही देखा है मार्केट में हर साइज के हिसाब से ना एक शेप आता है कपड़ों का। तो बहुत ही मोटा डबल एक्सल उक्सल वालों का कपड़े का क्या लगता है, कोई शेप ही नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे पड़ा हुआ है ना। और ऐसा मेल के केस में भी होता है, ऐसा नहीं होता कि मेल के केस में नहीं होता, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, परमात्मा ने जिनको बनाया था जिस प्रोपोर्शन में, उस प्रोपोर्शन में रहता है तो इंसान ठीक रहता है। सारे जानवर लगभग प्रोपोर्शन में रहते हैं एक इंसान को छोड़ करके, इंसान ही ऐसा है जो डिस्प्रोपोर्शनेट रहता है, इसीलिए कम सुंदर लगता है। ठीक है, साध्यता असाध्यता में अगर ये सब सारी चीज़ें को हो जाती तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हाइपोटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, इस्कीमिया हार्ट डिसीज़ हो गया, ये सब सारी चीज़ें अगर हो जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेदो रोग की उपस्थिति में मधुमेह, रक्तचाप, हृदरोग और भी कठिन हो जाते हैं। मतलब अगर किसी को मोटा इंसान है साथ में डायबिटीज़ है तो पंगे हो जाएंगे, मोटा है साथ में हाई बीपी की प्रॉब्लम है, मोटा है हार्ट डिसीज, अधिकतर ये सारी चीज़ें होती हैं। और आपको पता है कि लगभग इनक्योरेबल टाइप का हो जाता है, क्योंकि आप इधर का काम करोगे उधर का काम करोगे, दोनों ख्याल रखना पड़ेगा। अब हार्ट पेशेंट की अगर बात ही कर लो तो हार्ट पेशेंट्स के साथ में कहते हैं कि हार्ट से दूर सारी चीज़ों की मसाज होती है, नॉर्मल मसाज भी नहीं हो सकती है, क्योंकि हार्ट पर हमें वैसे ही लोड नहीं डालना है, और कुछ भी काम करते हो तो हार्ट पर लोड पड़ती ही है ना। ये सब सारी चीज़ें होते हैं। चिकित्सा सूत्र में निदान परिवर्जन कराएंगे, वही सेडेंट्री लाइफस्टाइल को उसके बंद करेंगे, खाने पीने के तरीके को जो भी उल्टा पुल्टा उसको कम करेंगे। सत्वावजह चिकित्सा, मेंटल लेवल पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो लोग भी पतले होना चाहते हैं कभी भी अपने आप को हफ्ता 10 दिन 15 दिन या महीने 2 महीने का नहीं देना चाहिए। हमेशा कोशिश करना चाहिए वेट को थोड़ा सा ख्याल रखें कि आप थोड़े थोड़े टाइम पर का टाइम दीजिए कि एक महीने में अगर 1 किलो भी घटता है तो ठीक है। हालांकि मैं आपको बता दूं जिन लोग का बहुत ज़्यादा वेट होता है उनका घटता भी है तो बहुत तेजी से घटता है। अब जिसकी बॉडी में मुश्किल से 2-4 किलो ही ज़्यादा होगा तो उसको घटना। हाँ जी,
हेलो। तो त्वचा चिकित्सा करेंगे और साथ में उपवास आदि लंघन कर्म वगैरह जब आप करते हो तो उससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। फास्टिंग वास्टिंग के लिए बोलते हैं हम लोग, जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल वालों को आपको पता है कि हफ्ते में बोलते हैं कि वन डे रहता है फास्ट रहना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो संशोधन चिकित्सा की जा सकती है, कर्षण चिकित्सा दी जा सकती है, कर्षण आहार दिया जा सकता है और व्यायाम कराना है, जैसे सूर्य नमस्कार वगैरह कराइए तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। औषधियों में त्रिफला कषाय जो है उसमें मधु मिलाकर दे सकते हैं, औषधि सत्तू वगैरह देते हैं। हर इत्यादि योग दिया है इन्होंने योग रत्नाकर में, मैंने हालांकि यूज़ नहीं किया। फलत्रिकादि योग दे सकते हैं, वही फलत्रिकादि काढ़ा जो है। गुगुलू के भी बहुत सारे योग हैं, जैसे नवा गुगुलू, इस सब तरह के यूज़ कर सकते हो आप। और गुरुचि के योग दे सकते हो, कुछ हैं, कुछ त्रयोषणाद लेह है, लोहा त्रिफलादि तैल है, महासुगंधी तैल है, रस भस्म के कुछ योग हैं, कुछ त्रिमूर्ति है, बड़वाग्नि रस है। सामान्य व्यवस्था पत्रक में इसमें आरोग्यवर्धिनी देते हैं और महामंजिष्ठादि क्वाथ के साथ देते हैं। हालांकि आरोग्यवर्धिनी को मेदो हर गुगुलू के साथ आप चलाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा। उसी तरीके से नवक गुगुलू जो होता है उसको उष्णोदक के साथ सुबह शाम दीजिए। त्रयोषणार्ध लो, त्रयोषण का मतलब हो गया आपका त्रिकटु है, आयरन के साथ में, तो मधु के साथ दीजिए, वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। वचा जो होती है वो आपकी तीक्ष्ण उष्ण होती है तो वचा चूर्ण दे सकते हैं। पुष्कर मूल चूर्ण दे सकते हैं, जैसे अगर किसी को मोटापे के साथ सांस फूलने की तकलीफ है तो वहाँ पर पुष्कर मूल चूर्ण बहुत काम करेगा अच्छा, क्योंकि प्राणव स्रोतस पर पुष्कर मूल बहुत बढ़िया काम करता है। पार्श्वशूल हराणाम याद है पुष्कर मूल का था। और लेखन बस्ती वचा और मंजिष्ठा क्वाथ से दे सकते हैं आप। इसमें गोमूत्र की बस्तियाँ भी दे सकते हैं और बहुत सारी, और एक और अच्छी बस्ती इसमें इस्तेमाल होती है जो हम लोग देते हैं। उसमें क्या करते हैं, सहचर तेल का आधा डालते हैं, सरसों तेल, सहचर तेल और सरसों तेल की मिलाकर के मात्रा बस्ती देते हैं। ओबेसिटी के केस में उससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। पथ्य में जौ, चना, कोदो, मड़ुआ, सावा, बाजरा, मक्का, मूंग, मसूर, अरहर, कुल्थी, धान, कलावा, मधु, कटु तिक्त कषाय, रसयुक्त आहार, परवल, सहजन, तक्र, इलायची, सरसों का तेल, उष्णोदक तथा भोजन के पूर्व जल पीना पथ्य है। तो इतनी सारी चीजें आपकी हैं। उसके अलावा क्या है, चावल, गेहूँ, उड़द, ये सब सारा पथ्य होगा। चावल है, गेहूँ है, उड़द है, दूध है, मलाई, रबड़ी, दही, मछली, मधुर पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ, मक्खन, पूड़ी, दिन भर लेटे रहना, श्रम न करना, भोजनोत्तर जल पीना, अत्यधिक भोजन करना, नित्य मालिश कराना आदि अहितकर है। नित्य मालिश जो होता है नहीं करा जाता, अभ्यंग नहीं होता है, यहाँ पर रुक्ष उद्वर्तन होता है, आपको पता ही है। और सब्जियों में आलू तथा सभी कंदे जो होते हैं अपत्य में आते हैं। हितकर आहार में आतप सेवन करेंगे। आतप सेवन अगर आपको याद हो तो लंघन का एक तरीका होता है। उसके अलावा नॉर्मल लंघन भी करा सकते हैं, तेज टहलना है, मल साफ रखना है, व्यायाम करना, वमन विरेचन आदि का समय समय पर प्रयोग करना, उष्ण जल का पान और स्नान वगैरह करा सकते हैं। साथ में रात्रि जागरण वगैरह करा सकते हैं पेशेंट को। और रात्रि जागरण के अलावा जो है आप उसको बोल सकते हैं कि भोजन में अधिकाधिक पत्र शाक वगैरह का यूज़ करें, क्योंकि जब पत्र शाक खाते हैं तो उससे क्या है कि पेशेंट का वजन नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कराइए। और जैसा मैंने आप लोग को अभी बताया कि आप मात्रा बस्ती दे सकते हैं बहुत बढ़िया, वहाँ से मतलब बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाता है। और हाँ जी, बच्चा पार्टी रखा, कुछ नहीं समझ में आता तो बेहोश जो होता है त्रिकटु जो है आप ले लीजिए और सत्तू में डाल करके और पानी के साथ उसको पेशेंट को पीने के लिए दे दीजिए। त्रिफला कषाय के अंदर मधु को दे दीजिए। इटसेल्फ मधु वाला पानी जो है मधुदक है वो भी आप पेशेंट को पिलाते तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। उसकी वर्किंग स्टाइल को बदलिए। आप देखिए खाने पीने में क्या है, मेजॉरिटी लोग मलाई, दही, इस तरह की चीज़ें, आइसक्रीम वाइसक्रीम खाते रहते हैं। सारा जंक फूड बंद करना पड़ेगा। फ्रिज वगैरह के जो आइटम होते हैं वो सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। और आज ही मैंने अभी एक वीडियो बनाया है ओबेसिटी के लिए, डाइट क्या होनी चाहिए, तो कैसी लाइफस्टाइल का तो नहीं मैंने बनाया, डाइट का बनाया है, तो वो उसको मैं यूट्यूब पर डाल दूंगी, आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको बहुत बढ़िया आइडिया लगेगा। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यूट्यूब पर जो मैं वीडियो डालती हूँ आप लोग देखा करो। और फिर आप लोग को कोई टॉपिक चाहिए, कुछ और भी चाहिए उसके रिगार्डिंग उसी सब्जेक्ट में, तो आप लोग वहाँ पर कमेंट करके बता भी सकते हो मेरे को। ठीक है, चलो आज क्लास यहीं पर बंद करते हैं।